सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक संतोष कुमार बिछोले, उच्च माध्यमिक शिक्षक इंग्लिश, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौद, जिला देवास, मध्य प्रदेश। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो लेसन के माध्यम से पर्यावरण विषय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे और हम अपने पर्यावरण को अच्छी तरह समझ सकेंगे। हम यह भी जानेंगे कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आप हमें बताइए कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि तथा आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा या परिवेश। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिनसे हम चारों ओर से घिरे हुए होते हैं, सम्मिलित रूप से हमारा पर्यावरण कहलाती हैं। हम अपने पर्यावरण को कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हम घिरे हुए होते हैं। हम सब अपने अपने मकानों से और यातायात के संसाधनों जिनका हम कभी न कभी उपयोग करते हैं उनसे भी घिरे हुए होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी और पक्षियों से प्रभावित होते हैं, उनसे भी हम घिरे हुए होते हैं। इस तरह से यह वीडियो जिसे आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, मोबाइल जैसी चीजों से हम घिरे हुए होते हैं। इस तरह सूर्य, चंद्रमा, हमारी पृथ्वी, पहाड़, जल इत्यादि चीजों से हम कहीं न कहीं घिरे हुए होते हैं। हमारे आसपास और भी कई अन्य चीजें होती हैं जैसे हमारी पुस्तकें, नोटबुक, पेन, पेंसिल इत्यादि। ये सभी चीजें सम्मिलित रूप से हमारा पर्यावरण कहलाती हैं। सर, आज हमारा पर्यावरण खतरे में और असुरक्षित है। कृपया हमें इसके बारे में बताइए। हाँ विद्यार्थियों, आज हमारा पर्यावरण बहुत खतरे में है। कारखानों द्वारा हो रहे वायु प्रदूषण, अपशिष्ट पदार्थों के जल में प्रवाहित होने से उत्पन्न जल प्रदूषण, यहाँ वहाँ फैले अपशिष्ट पदार्थ और प्लास्टिक के कचरे के ढेर, मनुष्यों की बढ़ती हुई आबादी के द्वारा की जा रही वनों की अंधाधुंध कटाई और वनों का व्यापक पैमाने पर किया जा रहा विनाश, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, वनों की आग, मनुष्य की अनियंत्रित गतिविधियों से उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग आदि क्रियाकलापों का नतीजा यह हुआ कि हमारे भूमंडल का तापमान बढ़ गया। यदि प्रकृति के विनाश का क्रम ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मनुष्य को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सर, यह तो एक विचारणीय मुद्दा है। इससे तो हमारा पर्यावरण बहुत बड़े संकट में पड़ गया है। हाँ विद्यार्थियों, यह सब मनुष्यों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषणों का दुष्परिणाम है। सर, आप हमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तार से समझाइए। विद्यार्थियों, वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जो मानव, अन्य जंतुओं तथा पेड़ पौधों को हानि पहुंचाता है, पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पर्यावरण में हानिकारक एवं दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण में जो दोष उत्पन्न होता है उसे प्रदूषण कहते हैं। अर्थात हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह हमें पानी, भूमि, सूर्य का प्रकाश और पेड़ पौधे प्रदान करती है। प्रदूषण के कारण शहरों की हवा इतनी दूषित हो गई है कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। काला धुआं हवा में जहर घोल रहा है। बढ़ते हुए उद्योगों और वाहनों ने वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि कर दी है। पवित्र और साफ सुथरी मानी जाने वाली ये नदियां
आज कई तरह की बीमारियों का घर बन चुकी हैं। प्लास्टिक पदार्थ, रासायनिक कचरा और दूसरे कई अपशिष्ट पदार्थ इन नदियों में प्रवाहित कर इन्हें दूषित किया जा रहा है। वायु प्रदूषण आज के समय एक चुनौती बन चुका है। लोग अपने जीवन में कई तरह के खतरों का सामना कर रहे हैं। जहर उगलती हुई ये चिमनियां हमारे पर्यावरण को तीव्रता से प्रदूषित कर रही हैं। सर, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन उत्परिवर्तन तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। अम्लीय वर्षा के खतरे भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जहरीली गैसें घुल जाती हैं। सर, आप हमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के बारे में समझाने का कष्ट करें। ठीक है विद्यार्थियों, प्रदूषण मुख्य रूप से 7 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। सर, वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण एक गंभीर खतरा है जो प्रमुख रूप से यातायात के साधनों एवं कारखानों के कारण होता है। आधुनिक समय में शहरीकरण ने वाहनों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दिया है जो जहरीली गैसों को छोड़ते हैं। जब हम इस कार को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पिछले हिस्से से कुछ गैसें निकल रही हैं। इन गैसों को प्रदूषक के रूप में जाना जाता है और ये बहुत हानिकारक होती हैं। बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसें वातावरण में मुक्त होती हैं। हम देख सकते हैं कि उद्योग वातावरण में धुआं और जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं। इन पदार्थों में अधिक मात्रा में CFC हो सकती है जो बहुत हानिकारक होती है। ये CFC अणु ओजोन परत में चले जाते हैं। यह ओजोन परत सूर्य के हानिकारक UV विकिरणों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। लेकिन जैसे ही CFC अभिक्रिया करती है और ओजोन को तोड़ती है, यह परत क्षतिग्रस्त हो जाती है और हानिकारक UV विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं। ये UV विकिरणें कैंसर का कारण बन सकती हैं। वायु में जो हम सांस लेते हैं उसमें कई प्रदूषक अणु जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकते हैं। ये अणु फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उद्योग तथा मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों से होता है। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा फैलाने में मोबाइल और गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का हाथ है जो कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ते हैं। वायु प्रदूषण से पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। श्वास रोग, चमड़ी के रोग, अंधापन, दिल और फेफड़ों की बीमारी, कैंसर जैसी अनेक बीमारियां हो रही हैं और तो और पेड़ पौधे मर रहे हैं जिससे पृथ्वी से ऑक्सीजन की मात्रा भी घट रही है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रतिवर्ष 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर रहे हैं, यानी 800 लोग प्रति घंटे या 13 लोग प्रति मिनट वायु प्रदूषण के शिकार में आकर मर जाते हैं। हमने निष्कर्ष निकाला कि CFC अणुओं के बढ़ते उत्सर्जन के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इस प्रकार हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी तक पहुंचने में सक्षम होती हैं। अन्य प्रदूषक
कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करता है। निवारक उपाय के रूप में CFC के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और कारखानों को अपशिष्ट गैसों को वातावरण में छोड़ने से पहले उनको उपचारित करना चाहिए। सर, ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताइए। हमारे कान का पर्दा नाजुक होता है और उसके लिए ध्वनि प्रदूषण काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। हम जानेंगे कि लोग शोर से परेशान हो रहे हैं और शोर से कैसे बचा जा सकता है। हमारे आसपास होने वाले शोर से खास तौर से बच्चों को बेहद परेशानी हो सकती है, क्योंकि बच्चे बेहद नाजुक होते हैं। वयस्कों के ऊपर इस शोर का तुलनात्मक रूप से कम प्रभाव पड़ता है। लगातार होने वाले शोर से बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है और सकारात्मक नहीं रह पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 घंटे से ज़्यादा शोर के संपर्क में रहने से बच्चों को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ज़्यादा शोर में रहने की वजह से बच्चों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और तेज़ी से बढ़ने वाले बुढ़ापे की समस्या भी हो जाती है। यदि आपको ज़्यादा समय तक शोर के संपर्क में रहना पड़ता है तो यह आपकी याददाश्त पर भी असर डालता है और आप इस वजह से ज़्यादा कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते। ध्वनि प्रदूषण ज़्यादातर गाड़ियाँ, हवाई जहाज, रेलगाड़ियाँ, साउंड सिस्टम और अन्य चीज़ें जो अनियंत्रित आवाज़ पैदा करती हैं उनसे होता है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर हवाई अड्डे के नज़दीक रहने वाले लोगों को होता है। वर्ष 1950 में भारत में वाहनों की कुल संख्या 30 लाख थी और जब 2011 में सर्वे किया गया तब वाहनों की कुल संख्या लगभग 22 करोड़ हो गई। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत से रोग भी होते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, पाचन तंत्र का बिगड़ना तथा मानसिक तनाव होने की संभावना होती है। और तो और ज़रूरत से ज़्यादा शोर शराबे के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ध्वनि की मात्रा 35 डेसिबल से 45 डेसिबल तक होनी चाहिए। यह मात्रा ध्वनि प्रदूषण के लिए सामान्य मानी जाती है। जब एक हवाई जहाज उड़ता है तो उस हवाई जहाज की आवाज़ 120 से 140 डेसिबल होती है। ज़रा सोचिए कितना शोर होता होगा। उसी प्रकार रेलगाड़ी का शोर 110 डेसिबल होता है और बस का शोर 85 से 90 डेसिबल तक होता है। सर, अब जल प्रदूषण को समझाइए। जल हमारी पृथ्वी पर सबसे कीमती और शक्तिशाली तत्व है और इसी के बल पर पृथ्वी पर तमाम जीवन कायम रहता है। हमारी पृथ्वी एक जलीय ग्रह है। पृथ्वी की 75% से ज़्यादा सतह पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी पर जितना कुल पानी मौजूद है उसमें से यह झीलों और तालाबों के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। अनुमानों से पता चलता है कि हर साल करीब 1 अरब लीटर मानव मलमूत्र, कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और खेतों से बहने वाला रासायनिक अपशिष्ट, जिसमें कीटनाशक और औद्योगिक कचरे में निकलने वाली भारी धातुएं होती हैं, वो सीधे हमारी नदियों में गिर जाती हैं। इससे न सिर्फ हमारी जल प्रणालियां प्रदूषित होती हैं बल्कि हमारी भोजन प्रणालियां भी। अनुमानों के अनुसार भारत में हर साल जल जनित बीमारियों से 25 लाख से भी ज़्यादा बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। पवित्र गंगा नदी हमारी जीवन रेखा है। इसे लोग जीवन दायिनी एक माँ का दर्जा देते हैं। कभी इसका पानी एकदम शुद्ध और साफ हुआ करता था, लेकिन अब इसे दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार किया जाता है। इस प्रदूषण का करीब 80% हिस्सा हमारे घरों से आता है। बिना शोधित किया हुआ मानव मलमूत्र और सीवेज रोज़ाना हमारी नदियों में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, खेतों से निकलने वाला कीटनाशक और रासायनिक द्रव्यों से लबरेज पानी इन नदियों में गिरता है। चमड़ा रंगने वाली फैक्ट्रियों से कैंसर पैदा करने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी इन नदियों में समा जाते हैं। स्वास्थ्य एजेंसियों और डॉक्टर्स को चिंता है कि पानी में लेड,
कैडमियम और मर्क्यूरी जैसी भारी धातुओं की अधिक मात्रा होती है। विशेषज्ञों ने गंगा और यमुना के पानी को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने के अयोग्य बताया है। पानी में जो घना फोम नजर आता है वह रासायनिक अपशिष्टों की भारी मात्रा के कारण ही है। नदियों के किनारों पर गर्मियों में जो खेती होती है वह भी नदी को प्रदूषित करने में अपनी भूमिका निभाती है। यमुना दिल्ली की आबादी के लिए जल आपूर्ति करने वाला मुख्य स्रोत है। दिल्ली के 70% से ज़्यादा निवासी यमुना के इसी पानी का उपयोग करते हैं। 25 साल से भी ज़्यादा की कोशिशों, कानून बनाए जाने, अनेकों योजनाओं और करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद यमुना आज भी पहले जितनी ही गंभीर रूप से प्रदूषित है। जल प्रदूषण का लगभग 80% हिस्सा हमारे घरों से आता है। हम रोजाना अपनी नदियों में बड़ी मात्रा में जो कचरा फेंकते रहते हैं उसका सामना सरकार अकेले नहीं कर सकती। नदी के किनारों पर भी खेती की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की बड़ी मात्रा हमारी नदियों में पहुंच जाती है। जहां तक संभव हो उपलब्ध पानी को रिसाइकल और दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। हमारे नहाने और कपड़े धोने से जो पानी निकलता है उसका उपयोग टॉयलेट को साफ करने तथा बाग की सिंचाई करने जैसे कार्यों में किया जा सकता है। वायु प्रदूषण के कारण जो हानिकारक गैस, धूल और कण बारिश के पानी में घुल जाते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, उस अम्लीय वर्षा के कारण भी जल प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। विकिपीडिया के अनुसार जल प्रदूषण के कारण प्रतिवर्ष लगभग 51,10,000 लोग यानी प्रतिदिन 14,000 लोग जल प्रदूषण की चपेट में आकर मर जाते हैं। 580 भारतीय लोग प्रति महीने जल प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। सर, यह मृदा प्रदूषण क्या होता है? जमीन पर यदि बहुत दिनों से ठोस कचरा इकट्ठा हुआ होता है तो वह जमीन दूषित हो जाती है, और तो और खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशक पदार्थ का इस्तेमाल भी उस भूमि को दूषित कर देता है। पूरी भूमि का 50% हिस्सा खेती करने में उपयोग में लाया जाता है। आज जिस गति से विश्व एवं भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, इन लोगों के भोजन की व्यवस्था करने के लिए भूमि का ज़रूरत से ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भूमि की पोषक क्षमता कम होती जा रही है। पोषकता बढ़ाने के लिए इसमें कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी भूमि प्रदूषण के कारण ही आज हमें अच्छी सब्जियां और फल पोषक तत्वों से भरे नहीं मिल रहे हैं। भूमि प्रदूषण के कारण उस भूमि के आसपास के सारे पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। दूषित भूमि पर कोई वृक्ष होता है तो वह वृक्ष भी दूषित हो जाता है और न ही उसके फल खाने योग्य होते हैं। 79% खाद्य पदार्थ भूमि की मिट्टी से ही हमें प्राप्त होते हैं। भूमि प्रदूषण के कारण इसमें मच्छर, मक्खियाँ और दूसरे कीड़े पनपने लगते हैं, जो मनुष्यों तथा जीवों में कई तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके साथ भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कचरे से भूमि विषाक्त भी हो जाती है। लगातार इंसेक्टिसाइड्स और दूसरे केमिकल्स का प्रयोग करने से भी भूमि प्रदूषण में वृद्धि होती है। सर, तापीय प्रदूषण क्या है? उद्योगों के लिए काम में लिया जाने वाला पानी प्राकृतिक जल स्रोतों से लिया जाता है और अपने काम के अनुसार उसको ठंडा या गर्म करके वापस उसी जल स्रोत या अन्य जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, तो उस जल स्रोत का तापमान बिगड़ जाता है और उस पानी का ऑक्सीजन अस्त्र भी इधर उधर हो जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन अस्त्र का गिरने या अचानक तापमान में वृद्धि होने से जलीय जीवों पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जो आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। समस्त प्रकार के प्रदूषण को बढ़ाने के लिए मानव ही सबसे बड़ा प्रदूषक है। लगातार हो रही पेड़ पौधों की कटाई
ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ओजोन परत के बढ़ रहे छिद्र, बार बार बम विस्फोट करना तथा मिसाइल परीक्षण करना ऐसे कई कारण हैं जो तापीय प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसके निवारण हेतु हानिकारक पदार्थों जैसे CFC, एरोसॉल, यूरेनियम 245, यूरेनियम 238 जैसे हानिकारक पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाना होगी, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाना होगी और वृक्षारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देना होगा। कारखानों की चिमनियों को और ऊंचा करना होगा, ओजोन परत को छिद्रग्रस्त होने से बचाना होगा। तापीय प्रदूषण से होने वाले रोग इस प्रकार हैं: चर्म रोग, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर तथा जेनेटिक समस्याएं आदि। सर, प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा तीव्र प्रकाश की चीज़ों का इस्तेमाल करना या बिना मतलब के ज़्यादा प्रकाश का उत्पादन करना प्रकाश प्रदूषण कहलाता है। प्रकाश प्रदूषण का ऐसा कोई ज़्यादा हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है, किंतु इसका प्रभाव ज़्यादातर शहरी इलाकों में देखने को मिलता है, जहां अधिक प्रकाश की उपस्थिति के कारण हमें रात्रि में आसमान में ज़्यादा सितारे नहीं दिखाई देते हैं। प्रकाश की अत्यधिक और अनावश्यक चकाचौंध से आंखें भी खराब हो जाती हैं। सर, प्रदूषण के आखिरी प्रकार रेडियोधर्मी प्रदूषण को समझाइए। इस प्रदूषण को प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से होने वाली और कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी सामग्रियों का उपयोग करने वाले मनुष्य की गतिविधियों से उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण दो प्रकारों में विभाजित है: प्राकृतिक विकिरण तथा मानव निर्मित विकिरण। माइक्रोवेव, सेलफोन, रेडियो ट्रांसमीटर, वायरलेस डिवाइस, कंप्यूटर और आज के जीवन की अन्य सामान्य वस्तुओं जैसी सामग्रियों का उपयोग भी कुछ हद तक रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण बन सकता है। मानव निर्मित विकिरण रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न होते हैं। इन पदार्थों का उपयोग परमाणु हथियारों, परमाणु ईंधन और बिजली के उत्पादन में किया जाता है। परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाली रेडियोधर्मी सामग्री बहुत विनाशकारी होती है। मनुष्य और पर्यावरण पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखा गया था, जब अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। परमाणु रिएक्टरों में परमाणु ईंधन प्रदूषण पैदा करते हैं। विखंडन के दौरान दी गई ऊष्मा को बिजली में बदल दिया जाता है। रेडियोधर्मी कचरे का निपटान प्रदूषण का कारण बनता है। परमाणु कचरे के उच्च स्तर के उत्पाद सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। परमाणु रिएक्टरों में रिसाव से भी बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण होता है। रिसाव से कई मौतें हो सकती हैं, जैसा कि 26 अप्रैल 1986 को तात्कालीन USSR में चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर के मामले में देखा गया था। प्रदूषण को कम करने के उपाय कुछ इस प्रकार हैं: रेडियोधर्मी कचरे के निपटान का उचित तरीका, उचित लेबलिंग, परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, उचित भंडारण, पुनः उपयोग और व्यक्तिगत स्तर पर सावधानी आदि। सर, यह ग्लोबल वार्मिंग क्या है? दुनिया लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं तूफान और भूकंप, जंगलों की आग जैसी घटनाएं अपना कहर बरपा रही हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र में जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आज कहीं बिन मौसम के बारिश हो रही है, तो कहीं बारिश के मौसम में भी बारिश न होने से सूखा पड़ रहा है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है? विद्यार्थियों, इन सब का प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जहरीला धुआं, जंगलों में लगने वाली आग और लोगों की बढ़ती आबादी आदि हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और जलवायु परिवर्तन जैसे कि बाढ़,
बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं होने के साथ साथ कई जीव जंतुओं की जिंदगी भी समाप्त हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना, गाड़ियों का उपयोग कम करना, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल आदि का ज़्यादा इस्तेमाल करना आदि उपाय हमें करने होंगे। सभी लोगों तक ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी पहुंचाकर इसके बारे में सावधान किया जा सकता है। सर, आप हमें ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताइए। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी पर टकराती हैं तो कुछ किरणें पृथ्वी पर अवशोषित कर ली जाती हैं और कुछ किरणें टकराकर वापस चली जाती हैं। कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल और जलवाष्प द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और कुछ किरणें इस वायुमंडल, गैसों और बादलों से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती हैं और ये सभी किरणें हमारे वातावरण को गर्म कर देती हैं। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, परंतु वर्तमान में मनुष्य द्वारा लगातार अत्यधिक प्रदूषण करने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी के जीवन में संकट उत्पन्न हो रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण हिमालय, अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ अत्यधिक मात्रा में पिघलने लगी है, जिससे समुद्र तल में वृद्धि हो रही है, जिसका परिणाम यह होगा कि यदि प्रदूषण नहीं रोका गया तो छोटे छोटे महाद्वीप डूब जाएंगे, जिससे वहाँ का जीवन समाप्त हो जाएगा। सर, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? हमारे देश में पर्याप्त वर्षा के बावजूद लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि हम वर्षा जल का संचय नहीं करते और वह व्यर्थ में बहकर नदी नालों के माध्यम से दूषित पानी में बदल जाता है। सूखा और कई इलाकों में बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान जल संकट को दूर करने के लिए वर्षा जल संचय ही एकमात्र विकल्प है, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तालाब, झील और बड़े जलाशय वर्षा जल संचय के कुछ पारंपरिक तरीके हैं। ये स्रोत न सिर्फ वर्षा जल का संचय करते हैं, बल्कि जल को भूमि के अंदर भेजने में भी मदद करते हैं, जो भूमि जल स्तर बढ़ाने में सहायक होते हैं। छत के ऊपर वर्षा जल प्रणाली वर्षा जल संग्रहण की आधुनिक प्रणाली है। यह जल ग्रहण प्रणाली छत के ऊपर तैयार की जाती है। जब वर्षा जल छत के ऊपर इकट्ठा होने लगता है तो उसे पाइपों के माध्यम से कुएं में भेजा जाता है, क्योंकि यह भूमिगत जल को बढ़ाने में सहायक है। इसके अलावा जल को संग्रहित करने के लिए जल को फिल्टर के जरिए पहुंचाया जाता है। फिल्टर तक पहुंचने से पहले जल जालियों से गुजरता है। ये जालियां मलबों जैसे कि पत्तों और छोटे पत्थरों को रोकती हैं। फिल्टर सामान्य रूप से बजरी, बालू या रेत और लकड़ी का कोयला या चारकोल से बनाया जाता है। जब जल इस परत से गुजरता है तो ठोस अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। साफ पानी को यहाँ से भूमिगत टैंक में भेजा जाता है। भूमिगत टैंक का निर्माण जल संग्रहण का बेहतर तरीका है, जिसके माध्यम से हम भूमि के अंदर पानी को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रक्रिया में वर्षा जल को एक भूमिगत गड्ढे में भेज दिया जाता है। इस तरीके से हम ज़्यादा पानी को मिट्टी के अंदर बचाकर रख सकते हैं। भूमिगत टैंक से पानी को पंप करके घरेलू उपयोगों के लिए घरों में पहुंचाया जाता है। वर्षा जल को खेती, कपड़े साफ करने, घर साफ करने, नहाने, गाड़ी साफ करने, गर्मी के मौसम में कूलर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कारखाने द्वारा पीने योग्य पानी को दूषित कर दिया जाता है तो इसमें भी वर्षा जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने देखा कि वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण का सबसे बढ़िया साधन है। सर, आप हमें पर्यावरण संरक्षण के उपायों के बारे में बताइए। विद्यार्थियों, पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय इस प्रकार हैं।
प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यदि हम वनों का संरक्षण करेंगे तो ऑक्सीजन में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण भी प्राप्त होगा। पर्यावरण मित्र तकनीक का प्रयोग करना, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और प्रदूषण भी न फैले, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि, जो पर्यावरण को दूषित भी नहीं करती है। हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं संतुलित उपयोग करना चाहिए, जिससे कि ये आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध हो सकें। हमें परिवहन के सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम होगा, ट्रैफिक जाम नहीं लगेगा और तेल की खपत भी कम होगी। अपने पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करना बहुत ही आवश्यक है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों एवं उपायों को अच्छी तरह लागू करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। सूखे कचरे और अन्य कचरे के बारे में बताइए। सभी रहवासियों से अपील है कि वो अपने घरों में ही गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। वो क्या दीदी, अलग अलग करके क्यों ना ले? कचरा तो कचरा होता है। देखो, अगर पन्नियाँ, कीलें, बैटरी अगर खाने की चीजों के साथ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं इसे कोई जानवर खा लेगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। और मरे हुए जानवर से मक्खियाँ और कई बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो दीदी, पर ये गीला और सूखा कचरा है क्या और इसे कैसे सही जगह पहुँचाए? इसके लिए आप घर में 2 कचरे के डब्बे रखिए। एक डब्बे में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा। गीला कचरा मतलब सब्जियां, फलों और अंडों के छिलके, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, कागज, मिट्टी वगैरह। ये गीला कचरा या तो कचरा गाड़ी के हरे भाग में डालिए या फिर इनसे केचुआ खाद बनाकर गमले में डालिए और अपना परिसर हरा भरा बनाइए। और सूखा कचरा क्या? और सूखा कचरा जैसे बैटरी सेल, कांच, बोतल, थर्माकोल, लोहा तार, कीलें, बिजली के खराब उपकरण, पन्नियां, प्लास्टिक के डब्बे और न्यूज़पेपर आदि को कचरा गाड़ी के नीले भाग में डालें, जिससे इनका रिसाइकल होकर उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकें। अरे वाह दीदी, कचरा इतना उपयोगी हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हम हमेशा गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में ही रखेंगे। सर, अब हम स्वच्छता अभियान के कुछ गीत सुनना चाहते हैं। गूंज रही है जो घर घर में, जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। बदल रहे भारत का ये अभिमान है, स्वच्छता अधिकार है। देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ न फेंक, देख फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको, बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर। बस्ती बस्ती, गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की जोत जागी रे, जागी रे, जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे। मेरे दिल से आ रही आवाज, स्वच्छ भारत हो जिसपे हो हमको नाज। आओ हाथ बढ़ाओ, आओ तुम भी आओ, आओ हाथ बढ़ाओ। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा। तो विद्यार्थियों, पर्यावरण विषय पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इसे देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।